मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम आधुनिक भारत के अंतर्गत देखते हैं सहायक संधि और राज्य हड़प नीति। सहायक संधि के पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, क्या कारण थे, किन किन राज्यों में ने सहायक संधि को स्वीकार किया, और इसी प्रकार से हम हड़प नीति के बारे में जानेंगे। राज्य हड़प नीति किसकी है, तो आइए मित्रों, ये आज का हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम देखते हैं सहायक संधि के बारे में कि सहायक संधि आपकी क्या है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सहायक संधि भारत में लाई गई। भारत में सहायक संधि लाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, इन सब के बारे में हम जानते हैं। एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका 1798 से 1805 ईस्वी। 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य एक गवर्नर जनरल आपके थे जिनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली आपके होंगे गवर्नर जनरल। और लॉर्ड वेलेजली, वेलेस्ली भी इनको आपका लिखा रहता है हिंदी में। लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी। और इसके मध्य ये भारत में क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं। और ये भारत में जब आते हैं, भारत में आते हैं तो इन्होंने एक नीति अपनाई जिसे हम क्या कहते हैं, सहायक संधि के नाम से जानते हैं। तो सहायक संधि जो आपका है, सहायक संधि किसका है, लॉर्ड वेलेजली का है। गवर्नर जनरल ये आपके थे लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। अब यहाँ पर हमें मुख्य बातों को सहायक संधि के बारे में जानना है कि सहायक संधि की आवश्यकता क्या थी। क्योंकि ये जो वेलेजली थे ये साम्राज्यवादी थे। ये इनकी विचारधारा किस प्रकार की थी, ये साम्राज्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। साम्राज्यवादी विचारधारा के ये क्या थे, व्यक्ति थे। और भारत में साम्राज्य, कंपनी के साम्राज्य को क्या करना था, बढ़ाना था। कंपनी के साम्राज्य को बढ़ाना था। साम्राज्यवादी विचारधारा के थे। और किसकी पूर्ति इन्हें करना था, औपनिवेशिक हित की पूर्ति। औपनिवेशिक हित की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया, औपनिवेशिक हित की पूर्ति करने के लिए इन्होंने एक रणनीति अपनाई। पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, करने के लिए एक रणनीति अपनाते हैं। और यही रणनीति आपकी क्या कहलाती है, सहायक संधि के नाम से जानी गई। इन्होंने एक रणनीति अपनाई और उसी रणनीति को हम क्या कहते हैं, सहायक संधि के नाम से जानते हैं। जैसे मित्रों, सबसे पहले हमने जाना कि लॉर्ड वेलेजली आपके भारत में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। ये एक साम्राज्यवादी विचारधारा के थे और इनका अधिकतम उद्देश्य क्या था, साम्राज्य विस्तार करना, जिससे औपनिवेशिक हित की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। इसी रणनीति के तहत इन्होंने एक नीति अपनाई और इसी नीति को हम क्या कह देते हैं, सहायक संधि के नाम से जानते हैं। अब सहायक संधि जो आपका है, सहायक संधि के नाम से जानते हैं। और ये सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य, जैसे आपकी कंपनी भारत में जब आती है तो कंपनी का जो प्रारंभिक उद्देश्य था व्यापार था, भूभाग नहीं व्यापार। आपसे प्रश्न ये भी बनता है, कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, भूभाग नहीं व्यापार। और बाद में कंपनी का उद्देश्य क्या हो जाता है, व्यापार के साथ साथ भूभाग इनका उद्देश्य बनता है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक वेलेजली ने क्या किया, एक रणनीति अपनाई जिसे सहायक संधि के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश शासन का या कंपनी का शासन के करने का जो तरीका है, या हम कह लें औपनिवेशिक शासन के यह दूसरा चरण है। और इस दूसरे चरण को हम क्या कहते हैं, घेरे की नीति के नाम से जानते हैं। तो सहायक संधि इनके दूसरे चरण में, दूसरा चरण है ये और औपनिवेशिक शासन का। और दूसरा चरण में ये क्या करते हैं, दूसरे चरण में घेरे की नीति अपनाते हैं, घेरे की नीति। और इसी घेरे की नीति के तहत औपनिवेशिक हित की पूर्ति करते हैं।
औपनिवेशिक हित की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। कौन करते हैं भाई औपनिवेशिक हित की पूर्ति? लॉर्ड वेलजली, ये आपके हो गए हित की पूर्ति करते हैं। तो आइए यहाँ पर हमने देखा कि ये किस विचारधारा से यहाँ पर ये सहायक संधि भारत में लाई गई। अब यहाँ पर अगला जो कदम आपका है कि ये सहायक संधि की पृष्ठभूमि क्या होगी। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, क्या इस प्रकार से कभी किसी ने कदम उठाया था? ऐसा इतिहास में कोई आपका साक्ष्य मिलता है कि इससे पहले भी किसी ने इस नीति को अपनाया था या नहीं? अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पृष्ठभूमि की बात जब करते हैं तो इसके पहले भी कुछ शासकों ने इस नीति को अपनाया था, लेकिन वो एक प्रतीक मात्र में ही था। लेकिन इसका विस्तृत रूप किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड वेलेजली ने प्रस्तुत किया। और इस घेरे की नीति या सहायक संधि में हुआ क्या? मुख्य रूप से जो आपके देशी राज्य थे और देशी राज्य को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि देशी राज्य को यहाँ पर नपुंसक बना दिया गया। नपुंसक का मतलब हो गया कि देशी राज्य को यहाँ पर क्या किया गया? नपुंसक बना दिया गया। किस नीति के तहत देशी राज्य एकदम नपुंसक हो गए? ये आपका है सहायक संधि के तहत देशी राज्यों को क्या कर दिया गया? नपुंसक बना दिया गया। और जो औपनिवेशिक हित की क्या करता है? पूर्ति करता है। तो आइए हम पृष्ठभूमि में देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार का एक आपके फ्रांसीसी गवर्नर थे और इन फ्रांसीसी गवर्नर का नाम है फ्रांसीसी गवर्नर और जिनका नाम है आपका डुप्ले। डुप्ले ने कर्नाटक में इस प्रकार की नीति को अपनाया था। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो चलिए पहला सहायक संधि भारत में किसने भाई? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था। लेकिन विस्तार इसको देते हैं कौन? लॉर्ड वेलेजली। इसी प्रकार से दूसरी बार अगर हम देखते हैं तो दूसरी बार एक 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में एक आपकी संधि हुई थी। और 1765 ईस्वी में जो आपकी संधि हुई थी ये आपकी इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि में इलाहाबाद की संधि में अवध के साथ ऐसा व्यवहार या ऐसी संधि अपनाई गई थी। किस राज्य के साथ? अवध के साथ। तो अवध के साथ इसे इलाहाबाद की द्वितीय संधि हम कहते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो आपकी होती है इसमें भी सहायक संधि के झलक हमें दिखाई देती है। सहायक संधि की क्या दिखाई देती है? झलक दिखाई देती है। ये हो गया आपका झलक दिखाई देती है। आगे हम यहाँ पर हमने जाना कि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, फिर 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय जो संधि हुई तो किसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? अवध के साथ ऐसा किया गया। आइए हम अब देखते हैं इसे विस्तृत रूप किसने दिया। तो बात अगर विस्तृत रूप की आती है तो विस्तृत रूप से सामने प्रस्तुत किया, तो विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया इसे वेलेजली ने। किसने प्रस्तुत किया भाई? वेलेजली ने प्रस्तुत किया। अब आगे यहाँ पर वेलेजली ने इसको क्या किया? विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। चलिए अब इसके कारण क्या थे? किस कारण से इन्होंने ऐसा किया? तो जैसे कारण यहाँ पर आपके कई थे। एक कारण है फ्रांसीसियों का भय। फ्रांसीसियों का यहाँ पर क्या था? फ्रांसीसियों का भय था। फ्रांसीसियों का भय समाप्त करना। फ्रांसीसियों का भय क्या करना था? समाप्त करना था। और इसी प्रकार से इस समय फ्रांस में आपका जो नेपोलियन के भय को भी यहाँ पर क्या करना था? समाप्त। नेपोलियन के भय को समाप्त करना था। नेपोलियन के भय को समाप्त करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी किस कारण से सहायक संधि अपनाई गई? फ्रांसीसियों के भय, हम कह लें फ्रांसीसियों के प्रभाव को ही क्या करना था? यहाँ पर समाप्त करना था।
फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करना था। और जब फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत में समाप्त हो जाएगा तो नेपोलियन का भय भी भारत में क्या हो जाएगा, ब्रिटिश का यह समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का ये कथन असंभव, ये कहते हैं असंभव इनकी डिक्शनरी में नहीं है, यानी हर चीज़ को ये संभव मानते हैं। कहते हैं हमारी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। और स्थल पर नेपोलियन सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुके थे। और इनका एक कथन है, हम स्थल पर तो ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित कर सकते हैं जो विश्व की महाशक्ति है, लेकिन हम इनके समुद्र को सुखा नहीं सकते। तो समुद्र को नहीं सुखा सकने का मतलब है कि नौसेना शक्ति जो ब्रिटेन की थी, अंग्रेजों की थी, वो सबसे सुदृढ़ थी। तो नौसेना ही शक्ति के कारण ये पराजित होते हैं। बाद में नेपोलियन 1815 वाटरलू का युद्ध होता है और ये फिर क्या होते हैं, पराजित होते हैं। तो आइए मित्रों, यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एक प्रकार से भारत में इनका भय समाप्त करना, फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यहाँ पर सहायक संधि अपनाई गई। अगला है दूसरा, हम एक कारण देख सकते हैं कि औपनिवेशिक हित, अभी आपको हमने बताया कई बार, औपनिवेशिक हित की क्या करना है, पूर्ति करना है। औपनिवेशिक हित की क्या करना है, हित की पूर्ति करना। और इस समय तक यहाँ पर स्थितियाँ ये बनी थी, औपनिवेशिक हित की पूर्ति करना था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में जो आपकी औद्योगिक क्रांति है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, या हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन के बाजार के लिए, ब्रिटेन के माल के लिए एक बड़े बाजार की भी इन्हें क्या थी, आवश्यकता थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के उपरांत वहाँ पर जो माल तैयार होते थे उसके लिए एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी। विस्तृत यानी बड़े बाजार की यहाँ पर क्या थी, आवश्यकता थी। और बड़ा बाजार हमें तभी मिल सकता है, बड़ा बाजार तभी मिल सकता है जब हम अधिक से अधिक भागों में क्या करेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक आपका हित ये भी हो गया। तो साम्राज्यवादी हित की, औपनिवेशिक हित की पूर्ति करना। दूसरा हो गया ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति में विस्तृत बाजार की तलाश थी। और तीसरा हम ये मान सकते हैं कि इस समय सर जॉन शोर की हस्तक्षेप नीति के कारण, हस्तक्षेप नीति, इसके पहले जो आपके गवर्नर थे, और इनकी हस्तक्षेप की नीति के कारण क्या हुआ था, कुछ भारतीय राज्य फिर से उदित हो रहे थे, कुछ भारतीय राज्य का उदय हो रहा था। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में सहायक संधि यहाँ पर लागू की गई। ये आपका है, इन सभी कारणों से भारत में सहायक संधि अपनाई गई। अब यहाँ पर हमें अगला जानना है कि सहायक संधि कहाँ कहाँ अपनाया गया, किन किन राज्यों ने इस संधि को अपनाया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को हम देख लेते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य आपके कौन कौन से हो गए। अगर राज्य की हम बात करें तो सबसे पहले 1798 ईस्वी में हैदराबाद में आपके कौन थे, निजाम वंश, निजाम अली खान आपके यहाँ पर थे। तो निजाम वंश ने सबसे पहले, निजाम हैदराबाद के निजाम हम कहते हैं, और 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला क्या बनता है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना, करने वाला पहला राज्य बन गया। कई बार ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका कौन, हैदराबाद। फिर इसी प्रकार से 1799 ईस्वी में मैसूर और तंजौर, मैसूर और कौन अपनाए भाई, तंजौर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार किया।
और 1801 ईस्वी में 1801 ईस्वी में अवध, 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय पेशवा, 1803 ईस्वी में सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, और बरार के आपके हो गए भोसले। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए। 1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में होलकर, इन सभी ने सहायक संधियों को क्या किया, स्वीकार किया। तो यहाँ पर पहला राज्य आपको बताया गया। और राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा आदि राज्यों ने ये कहाँ पर, राजस्थान, सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि को ये क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। सहायक संधि स्वीकार करते हैं। तो चलिए आगे, जैसे हमने जाना क्रमशः आपको ये बताया गया, सहायक संधि ये क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इन राज्यों ने राजस्थान में किया। भारत में पहली बार किसने किया, भारत में पहली बार किया हैदराबाद के निजाम ने। फिर इसी प्रकार से 99 मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। आगे हम देखते हैं इसकी शर्तें क्या थीं, किन शर्तों के तहत ये संधि आपकी होती थी। तो सहायक संधि की शर्तों को हम जान लेते हैं। सहायक संधि की शर्त क्या थी, सहायक संधि की शर्त, यहाँ पर शर्त क्या था, यहाँ पर सहायक संधि की जो आपकी शर्त थी या शर्तें आपकी थी, उन शर्तों में कौन कौन सी ऐसी शर्तें थी, जैसे देशी राज्य को, देशी राज्य में एक रेजिडेंट रखना, एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना। सबसे पहली शर्त आपकी ये क्या थी, जो भी आपके देशी राज्य हैं, देशी राज्य में आपके क्या होंगे, एक अंग्रेज रेजिडेंट होगा, एक अंग्रेज रेजिडेंट होगा जो पूरा देख निरीक्षण करता रहेगा। सहायक संधि में ये शर्त, एक रेजिडेंट रखना होगा। विदेशी मामले कंपनी के अधीन होंगे। विदेशी मामले किसके अधीन होंगे, कंपनी के अधीन होंगे, कंपनी के अधीन होंगे। तीसरी शर्त क्या थी, जो ब्रिटिश का विरोधी हो, जो अंग्रेजों का क्या हो, विरोधी हो, जो ब्रिटिश का विरोधी हो, वो राज्य में नहीं रह सकता, वह राज्य में नहीं रह सकता, या हम कह सकते हैं रखने की या राज्य में रहने की अनुमति नहीं थी, नहीं रह सकता है। इस प्रकार से ये शर्तें थी। अगला जो यहाँ पर था कि देशी राज्य में, देशी राज्य की सुरक्षा का दायित्व, देशी राज्य की सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होता था। दायित्व किसका हो गया भाई, कंपनी का होता था, कंपनी का था। देशी राज्य में कंपनी की आपकी क्या होगी, कंपनी की सेना होगी, कंपनी की एक क्या होगी, सेना होगी, जिसका खर्च देशी राज्य उठाएंगे। जिसका खर्च कौन उठाएंगे, देशी राज्य, या जिस पर होने वाले व्यय का भार, ये भी हम कह सकते हैं, या जिसका खर्च देशी राज्यों पर थोपा गया, देशी राज्य पर डाल दिया गया। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था इसमें की गई कि यहाँ पर देखिए, इनसे इन्हें बहुत लाभ मिलता है।
एक प्रकार से इन हम शर्तों को जब हम देखते हैं तब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सहायक संधि देशी राज्यों को नपुंसक बना दिया एक प्रकार से। यानी इनका विदेशी मामला कोई भी हो वो कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं बिना अनुमति के या बिना उनकी जानकारी के। देशी राज्य में एक अंग्रेजी रेजिडेंट होगा, विदेशी मामले कंपनी के हाथ। ब्रिटिश राज्य का कोई भी विरोधी हो उनके राज्य में निवास नहीं कर सकता है। सेना यानी देशी राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो कंपनी पर था। देशी राज्य में कंपनी की सेना होगी और जिसका खर्च भी कौन उठाएंगे, देशी राज्य ही। और इस प्रकार से जो इनके साम्राज्यवादी हित की जो पूर्ति आपकी होती है कि एक साम्राज्यवाद, यदि हमें साम्राज्य को बढ़ाना है तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है विशाल सेना की। ज़रूरत किसकी होती है? विशाल सेना की। और इस संधि द्वारा बिना खर्च किए कंपनी के पास एक विशाल सेना हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि साम्राज्यवाद के लिए विशाल सेना जरूरी है और सेना के लिए खर्च होता है, लेकिन खर्च यहाँ पर कौन कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं देशी राज्य, खर्च कर रहे हैं देशी राज्य। देशी राज्य के खर्च पर एक विशाल सेना इनके पास हो गई और इसी विशाल सेना की मदद से इन्होंने क्या किया? विशाल सेना की मदद से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विशाल सेना की मदद से क्या किया? साम्राज्य का विस्तार। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सहायक संधि किसके लिए लाभदायक थी? साम्राज्य का विस्तार किया, ये कंपनी के लिए क्या हुई? लाभदायक सिद्ध हुई। इससे दो लाभ, एक तो ब्रिटेन में जो माल आपके तैयार हो रहे हैं उसके लिए इनको बाजार भी मिल गया। जो देशी राज्य हैं इन्हें पूर्ण रूप से नपुंसक बना दिया गया। इन्हीं के खर्च पर एक विशाल सेना रखी गई और उस विशाल सेना का उपयोग इन्हीं के विरोध में ही किया गया, इन्हीं के विरोध में ही किया गया। तो इस प्रकार से ये सहायक संधि साम्राज्यवादी औपनिवेशिक हित की पूर्ति करती है और यही अंग्रेजों की घेरे की नीति का एक क्या है? ये परिणाम है जिसे हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा सहायक संधि, और सहायक संधि में हमने आपको बताया अगर लाभ की बात किया जाए तो लाभ को हम देख सकते हैं। यहाँ पर लाभ किसको होता है? लाभ होता है कंपनी को। लाभ किसको होता है? कंपनी को। और कंपनी को क्या लाभ हुआ? बिना खर्च किए विशाल सेना। बिना खर्च किए क्या मिल गई इनको? बिना खर्च किए विशाल सेना इनके पास हो गई। बिना खर्च किए विशाल सेना ये रख लिए। अगला है फ्रांसीसी का भय एकदम समाप्त हो गया। फ्रांसीसी का भय इससे क्या हो गया? फ्रांसीसी का भय समाप्त हो गया। फ्रांसीसी का भय आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसी प्रकार से अगर हम अन्य लाभ को देखते हैं तो यहाँ पर देशी राज्य कंपनी के व्यापार के और देशी राज्य में कंपनी का व्यापार बढ़ा। अगला हम ये देख सकते हैं कि इन्हीं देशी राज्यों में कंपनी का क्या बढ़ा? देशी राज्य में कंपनी का व्यापार बढ़ा। राज्य में कंपनी का व्यापार बढ़ा। तो इस प्रकार से इनका व्यापार की भी पूर्ति हुई और साथ ही साथ ये क्या हुए? फ्रांसीसी भय से भी मुक्त हो गए और बिना खर्च किए विशाल सेना भी इनके पास हो गई। तो विशाल सेना भी इनके पास हो गई। इस प्रकार से कंपनी को लाभ होता है किस संधि के द्वारा? सहायक संधि के द्वारा। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से अगला जो है हमारा हड़प नीति, जिसे हम व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और ये जो हड़प नीति आपकी है ये आपकी है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, अगर हम बात करें किसकी? लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी, यह नीति किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल हैं। 1848 से 1856 ईस्वी तक ये भारत में गवर्नर जनरल बने। 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे।
आगे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने जिस प्रकार से अभी हमने देखा वेलेजली, ये भी साम्राज्यवादी और इनसे भी अधिक साम्राज्यवादी, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये घोर साम्राज्यवादी, घोर साम्राज्यवादी, या हम कह सकते हैं इन्हें उपयोगितावादी। घोर साम्राज्यवादी उपयोगितावादी थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। और ये सत्ता को भारत के कोने कोने में पहुंचाना चाहते थे। सत्ता को भारत के कोने कोने में पहुंचाना चाहते थे, और इसी हित की पूर्ति के लिए इन्होंने हड़प नीति अपनाई, पहुंचाना चाहते थे। ये है डलहौजी की हड़प नीति। ये आपको बताया गया कि ये घोर साम्राज्यवादी थे, इनका साम्राज्यवाद में ही विश्वास था, और साम्राज्यवाद के लिए सेना आपके पास हो गई, और ये पूरे भारत पर अधिकार करना चाहते थे। कोने कोने का मतलब पूरे भारत में ये अधिकार करना चाहते थे। कई इन्होंने सुधार भी, जैसे कहते हैं कि अपने हित के लिए इन्होंने रेलवे लाइन भी बिछाई, डाक तार, ये सभी व्यवस्था सुधार इन्होंने किया। लेकिन इन्होंने एक नीति अपनाई जिसे हम क्या कहते हैं? हड़प नीति कहते हैं, और राज्यों को हड़पा गया। और इसके पहले यहाँ पर जैसे इनको कहा गया ये उपयोगितावादी, साम्राज्यवादी तो थे ही, लेकिन इनके पहले इस प्रकार की नीति का कोई प्रयोग नहीं किया था। इसलिए इसके पहले पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो इनके पहले इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया। और इस प्रकार का पहला प्रयोग कौन किया? लॉर्ड डलहौजी ने। साम्राज्य विस्तार के लिए इस प्रकार की नीति का प्रयोग करने वाला पहला गवर्नर कौन बना? लॉर्ड डलहौजी बनता है। जैसे अभी हमने सहायक संधि में देखा कि सहायक संधि को डुप्ले ने भी लागू किया था, सहायक संधि अवध में भी लागू की गई, लेकिन इसके पहले साम्राज्य विस्तार के लिए इस प्रकार की नीति का प्रयोग नहीं किया गया। और लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रकार की नीति का प्रयोग करते हैं किसके लिए? भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए। तो भारत में क्या किया? भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए हड़प नीति का प्रयोग किया, और इसके लिए इन्होंने हड़प नीति का प्रयोग किया। और भारत में जो राज्य थे इनको 3 भागों में इन्होंने बांट लिया। कितने भागों में बांटा? 3। और उन्हीं को हम जानते हैं कि इस नीति को अपनाने के लिए भारतीय राज्य की 3 श्रेणियां ये बना दिए। भारतीय राज्य को कितनी श्रेणियों में बांट लिया? 3 श्रेणी में बांट लिए। 3 श्रेणी में ये क्या करते हैं भाई? बांटते हैं। तो चलिए हम पहली श्रेणी के राज्य को हम जान लेते हैं। 3 श्रेणी में या हम कह सकते हैं राज्य हड़पने के लिए, पहले हम ये जान लेते हैं कि राज्य हड़पने के लिए इन्होंने कौन कौन सी नीति का प्रयोग किया। सबसे पहले हम यहाँ पर ये भारतीय राज्य को हड़पने के लिए कौन सी नीति का प्रयोग किया? राज्य को हड़पने के लिए का मतलब है साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति प्रयोग किया? कौन सी नीति? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक तो ये नीति अपना प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं साम्राज्य का विस्तार युद्ध द्वारा। एक तो साम्राज्य का विस्तार किससे होता है? युद्ध द्वारा साम्राज्य का विस्तार। युद्ध द्वारा साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया। चलिए भाई, युद्ध द्वारा भी इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा इनकी एक नीति थी जिसे पेंशन उपाधि को बंद इन्होंने कर दिया, बंद करके साम्राज्य का विस्तार किया। इसी प्रकार से एक इनकी और नीति थी जिसे हम कहते हैं गोद लेने की प्रथा को भी इन्होंने क्या किया? गोद लेने की प्रथा को इन्होंने क्या किया? समाप्त किया। अगला है, इसी प्रकार से इन्होंने कुछ राज्यों को कुशासन के आधार पर भी
कुशासन के आधार पर भी क्या किया, साम्राज्य कुशासन के आधार पर राज्य हड़पने का इन्होंने क्या किया, राज्य हड़पने का प्रयास किया, हड़पने का प्रयास किया। तो इन तरीकों के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़पने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं गोद लेने की प्रथा या इस विधि द्वारा को समाप्त किया गया और राज्य को हड़पने का यानी मिलाने का प्रयास किया गया। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले यही देखते हैं कि गोद लेने की जो प्रथा इन्होंने समाप्त किया था। मान लीजिए गोद लेने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी भारतीय राज्य है और यदि उनके वंशज नहीं है, यदि उनके वंशज नहीं हैं तो वो राजा किसी को गोद ले लिया करते थे और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो यहाँ पर स्थितियाँ क्या बनती हैं, ऐसे राज्य को इन्होंने 3 श्रेणी, राज्य को कितने श्रेणी में बांट दिया, राज्य को 3 श्रेणी में बांटा। और राज्य में जो 3 श्रेणियाँ आपकी थी वो कौन कौन सी थी, जैसे एक श्रेणी में इन्होंने ये कहा कि वे राज्य जो कंपनी के अधीन नहीं है, कंपनी के अधीन नहीं है, कंपनी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, उन्हें गोद लेने की अनुमति है। ऐसे ही राज्य, जो राज्य एकदम स्वतंत्र हैं, वो कंपनी के अधीन नहीं हैं, वो उन्हें गोद लेने की अनुमति है, गोद लेने का अधिकार है। तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा इन्होंने बताया कि वे राज्य जो कभी पेशवा का मतलब मराठा हम कह सकते हैं, जो कभी मराठे और मुगलों के अधीन थे, मुगलों और मराठों के अधीन थे और आज अधीन थे, वर्तमान में कंपनी के अधीन हैं, वर्तमान में कंपनी के अधीन हैं। ऐसे राज्य अनुमति लेकर गोद ले सकते हैं, अनुमति लेकर क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। ये हो गया आपका अनुमति लेकर गोद ले सकते हैं। देखिए 2 राज्य आपके विभाजन हो गया। जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं उन्हें गोद लेने की अनुमति है, वो चाहे अनुमति यानी वो गोद ले सकते हैं, उनका अधिकार है, हमसे अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किंतु वे राज्य जो कभी मुगल और मराठों के अधीन थे, आज हमारे अधीन हैं, ऐसे राज्य अनुमति लेकर गोद ले सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। किंतु ऐसे राज्य जिनको हमने बनाया, ऐसे राज्य जिन्हें हमने बनाया, इन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं है, इन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं है, गोद लेने की अनुमति नहीं है। और जब गोद लेने की इन्हें अनुमति नहीं है, ये कहा गया इन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है, ऐसे राज्यों पर को ही सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया, विलय किया। ध्यान रखिएगा, इसलिए 3 राज्य आपको बताया गया, क्योंकि आए दिन आपके परीक्षाएं धीरे धीरे अधिक प्रश्न आपके कठिन बनते जाते हैं। तो यहाँ पर ये हड़प नीति ये कितनी बार आपसे सब पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि राज्य की जो 3 श्रेणियाँ थीं, 3 श्रेणियाँ इन्होंने जो बनाई थी, ये 3 श्रेणी हैं। जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं उन्हें गोद लेने का अधिकार है, लेकिन जो कभी मुगलों मराठों के अधीन थे वर्तमान में हमारे अधीन हैं, ये अनुमति लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे राज्य जिन्हें हमने बनाया, हमारे हस्तक्षेप से वो जीत पाए हैं, ऐसे राज्यों को गोद लेने की अनुमति नहीं है। और इन्हीं राज्यों का विलय किया किसने, इन्हीं राज्यों का विलय किया डलहौजी ने।
और इसे हम क्या कहते हैं, राज्य हड़प नीति कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो तीसरी, ये आपके जो तीसरा क्रम के राज्य, यहाँ पर ये तीसरा दूसरा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा क्या, जिन्हें हमने बनाया उन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं है। ऐसे राज्यों का ही विलय किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। और विलय में सबसे पहले ये किसका विलय करते हैं, तो सबसे पहले ये विलय करते हैं 1748 ईस्वी में सतारा। आइए इसकी एक श्रृंखला देख लेते हैं। भाई 1800 1700 निकल गया है भूल से, ध्यान रखिएगा इसको। 1848 ईस्वी में ये किसका विलय करते हैं, सतारा। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ये सब क्रम है। सतारा 1849 ईस्वी, 1849 ईस्वी जैतपुर, 1849 ईस्वी संभलपुर, ये आपका संभल। तो ये आपका एमपी में, ये आपका कहाँ पर, ओडिशा में, और ये आपका सतारा आप जानते हैं महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से सबसे पहले किन राज्यों को इन्होंने हड़प नीति का प्रयोग किया, या सबसे पहले किसे हड़पा, 1848 ईस्वी में इन्होंने किसको, सबसे पहले सतारा, सबसे पहले सतारा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे 1848, 1849, 1849 सतारा, जैतपुर, संभलपुर। संभलपुर आपका कहाँ पर है, तो संभलपुर आपका कहाँ पर है, बताया गया आपको, उड़ीसा। इसी प्रकार से जैसे आपका है बघाट, बघाट आपका हो गया 1850, 1850 ईस्वी में इन्होंने बघाट, 1850 ईस्वी में किसका इन्होंने विलय किया, बघाट का। बघाट के बाद ये आपका उदयपुर, एक आपका है उदयपुर, उदयपुर। अगला आपका कौन सा होगा, उदयपुर, नागपुर। उदयपुर के बाद आपका कौन होगा, नागपुर और झांसी, नागपुर और झांसी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने किसका विलय किया, तो सबसे पहले इन्होंने किया सतारा का, और उसके बाद फिर इन्होंने जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर और झांसी। नागपुर और उदयपुर, तो नागपुर आपका ये करते हैं, नागपुर और झांसी, झांसी का ये 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, 1854 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, 1852 ईस्वी। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों का विलय किया। तो सबसे पहले, अब यहाँ पर जैसे कभी झांसी में गंगाधर राव थे आपके, गंगाधर राव, तो इस प्रकार से ये राज्य हैं जिनका इन्होंने किस श्रेणी के, ऐसे राज्य जिनको कभी न कभी किसी ने बनाया, बनाने का मतलब इसके पहले कभी न कभी अंग्रेजों की इन्होंने क्या लिया, सहायता लिया, ऐसे राज्यों का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ये हो गया आपका। अब दूसरी बात आपको यहाँ पर बताना है, तो ये हड़प नीति में वह ऐसे राज्य थे। अगला है, जैसे कुछ राज्य का अभी हमने कहा कि कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर किसका विलय इन्होंने किया, तो कुशासन के आधार पर इन्होंने विलय किया अवध का। कुशासन के आधार पर विलय किसका करते हैं, विलय करते हैं अवध का। अवध का विलय, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, वह कौन सा राज्य है जिसका विलय लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किया था। तो कुशासन के आधार पर राज्य का विलय आपका कौन सा हो गया, अवध। और अवध को इन्होंने कब विलय किया, तो ये आपका समय है 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर इन्होंने अवध का क्या किया, विलय किया। यहाँ पर एक आपके हैं कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल ने एक की अध्यक्षता में एक आपकी बनी थी समिति,
कैंपबेल, और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाया गया और 1856 में अवध का क्या किया गया, विलय किया गया। तो आगे हम देखते हैं, अभी आपको बताया गया था कुछ का विलय सीधे युद्ध के द्वारा इन्होंने किया, सीधे युद्ध किया। तो सीधे युद्ध जो आपके किए, तो सीधे युद्ध में आपका वर्मा आपका है, कौन सा है भाई, आपका वर्मा है, और एक आपका है पंजाब। सीधे युद्ध द्वारा वर्मा और पंजाब का इन्होंने क्या किया था, विलय किया था सीधे युद्ध द्वारा। तो सीधे युद्ध द्वारा आपने किसका किया, वर्मा और पंजाब का। इसी प्रकार से जैसे हमने देखा कि पेंशन के आधार पर, पेंशन के आधार पर पेशवा, पेंशन के आधार पर और उपाधि के आधार पर किसका विलय करते हैं, तो पेंशन के आधार पर पेशवा का विलय, पेशवा। तो इस प्रकार से सभी बातें हमने आपको यहाँ पर बताया कि अपने साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड डलहौजी ने सीधे युद्ध के द्वारा भी किया, पेंशन और उपाधि को बंद करके पेशवाओं का विलय किया, कुशासन के आधार पर अवध, जो कई बार एग्जाम में आपके क्या है पूछा गया है, इस आधार पर, और गोद लेने की प्रथा जो आपके राज्य की श्रेणी आपको बताया गया, तीसरे श्रेणी के राज्य जो कभी न कभी अंग्रेजों की सहायता से अपने राज्य को बचा पाए थे, तो इनको ये कहते हैं कि इन्हें हमने बनाया। तो ऐसे राज्यों का विलय इन्होंने किया, और उस आधार पर विलय होने वाला पहला राज्य आपका कौन सा था, सतारा था। सतारा आपका कहाँ, महाराष्ट्र। तो सजय बरात, उदयपुर, झांसी, नाग, करौली, अवध के वासी। तो इस प्रकार से एक आपका यहाँ पर फार्मूला भी आपका बनता है कि सजय बरात, उदयपुर, झांसी, नाग, करौली, अवध के वासी, नहीं, झांसी 53, नागपुर 54, अवध 56। तो इस प्रकार से क्रमशः आपका बना भी है कि सतारा है, जैतपुर है, संभलपुर है, ठीक है, उदयपुर है, उदयपुर, झांसी आपका हो गया, फिर नागपुर हो गया, फिर आपका कौन हो गया, अवध। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला भी है, सजय बरात, उदयपुर, झांसी, नाग, करौली, अवध के वासी। बघाट का इन्होंने जब विलय किया तो यहाँ पर बघाट के विलय पर रोक लगाया गया, ये आप जानते रहिएगा। तो ठीक है, ये आपको नाग, करौली, बघाट आपको बता दें, बघाट है, और एक आपका कौन है, करौली है, और एक आपका है उदयपुर, एक आपका कौन सा है, उदयपुर। तो ये जो बघाट और उदयपुर है, लॉर्ड कैनिंग के समय ये क्या हो जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग के समय राज्य वापस कर दिए जाते हैं, ये तीन विशेषता और आप जान लीजिए। करौली जो आपका है, करौली विलय पर रोक लगा दी जाती है, विलय पर रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार से ये विशेषता और भी आप जान लीजिए, ये प्रश्न आपके आएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग के समय ये राज्य वापस होते हैं और करौली पर क्या किया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। तो ये सभी आपके राज्य हैं, और इससे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत के लगभग क्षेत्रों में आपका क्या है, हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये था हमारे जो दो बातें आपको यहाँ पर बताया गया। इससे अधिक लाभ किसको होता है, इससे अधिक लाभ कंपनी को होता है। कंपनी को एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता है, और अपने यहाँ ब्रिटेन में तैयार माल को आसानी से क्या कर लेते हैं, बेचते हैं। व्यापार भी इनका क्या है, बढ़ता है। तो इस तरह के आगे हम देखते हैं। एक और अगर हम चर्चा करते हैं तो इस तरह से एक श्वेत विद्रोह की बात आती है। चलिए एक श्वेत विद्रोह की चर्चा हम कर देते हैं। श्वेत विद्रोह, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। श्वेत विद्रोह, ये श्वेत विद्रोह का मतलब ये है कि अगर इन अंग्रेजों के विरुद्ध, चूंकि अंग्रेज आपके क्या हैं, गोरे हैं, अंग्रेज आपको क्या हो गए, गोरे,
और इनके खिलाफ यदि कहीं कोई कानून बना है तो ये भारत सहित ब्रिटेन में भी क्या किया है, आंदोलन किया है, और इन आंदोलन को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ऐसा ही एक विद्रोह सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ। किसके समय में हुआ भाई? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह क्यों होता है? लॉर्ड क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह का कारण था, श्वेत विद्रोह का कारण दोहरा भत्ता बंद करना। दोहरा भत्ता क्या करना? दोहरा भत्ता बंद करना कारण बना। दोहरा भत्ता बंद करना, और दोहरा भत्ता बंद करने के कारण, जिसे आज प्रयागराज हम कहते हैं, इलाहाबाद में अंग्रेजों ने क्या किया? विद्रोह किया, और इसी को हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो देख रहे हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में, या हम कह लें कंपनी के शासनकाल से लेकर ब्रिटिश शासनकाल तक, जब तक भारत में शासन था, यहाँ पर पहला विद्रोह लॉर्ड क्लाइव के ही समय में हुआ और अंग्रेजों ने विद्रोह किया। इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। और श्वेत विद्रोह पहला जो होता है किसके कारण होता है? दोहरे भत्ते को लेकर किया जाता है। और दोहरे भत्ते को लेकर ये व्यवस्था आपकी बंद करने की लॉर्ड क्लाइव ने किया कि दोहरा भत्ता क्या करना है भाई? यहाँ पर आप लिख लीजिए, दोहरा भत्ता 1766 ईस्वी में क्या किया गया? बंद किया गया। 66 ईस्वी में बंद करने का आदेश। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला विद्रोह आपका हो जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला आपने देखा होगा कि 1856 डलहौजी जाने के बाद कैनिंग आपके आते हैं, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय में विद्रोह आपका होता है 1857, और 57 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार सीधे भारत पर शासन करती है, और इसका भारत सहित ब्रिटेन में भी क्या हुआ? विद्रोह हुआ, और इसे हम श्वेत विद्रोह कहते हैं। कंपनी के हाथ से सत्ता लेकर किसके हाथ में अब हो गया? सीधे ब्रिटिश सरकार शासन करने लगी। 1 नवंबर 1858 महारानी के खिलाफ विद्रोह। किसके खिलाफ? महारानी के खिलाफ अंग्रेजों ने क्या किया? विद्रोह किया, और इस प्रकार से ये दूसरा हो गया। चलिए तीसरा जो सबसे ज़्यादा और चर्चा में है, प्रश्न भी आपसे पूछता है, इल्बर्ट विल विवाद। इल्बर्ट विल विवाद के नाम से ये जन्म लेता है, और इल्बर्ट विल विवाद आपका ये होता है 1883 ईस्वी। फरवरी 1883 ईस्वी अगर हम बात करें तो ये कब का है? 9 फरवरी 1883 ईस्वी। 9 फरवरी 1883 ईस्वी। गवर्नर इस समय आपके कौन थे? गवर्नर इस समय आपके थे लॉर्ड रिपन। और इन्हीं के समय इल्बर्ट ने एक बिल पेश किया, और बिल में इन्होंने क्या कहा? बिल में ये कहा कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं यूरोपियों के आपराधिक मुकदमे को सुन सकते हैं। यूरोपियों के आपराधिक मुकदमे को सुन सकते हैं, आपराधिक मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। और इस बिल का विरोध किया गया। भारत सहित ब्रिटेन में भी इसका विरोध किया गया। कर सकते हैं। बाद में ये बिल संशोधन के साथ वापस होता है, और इसी को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इसी को क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह। और इसी बिल के कारण लॉर्ड रिपन अपने समय से पहले ही त्यागपत्र देकर भारत से चले जाते हैं। तो ये श्वेत विद्रोह की बात थी। हमने आपको बताया कि काफ़ी ये आपका प्रश्न जो सबसे ज़्यादा आपका पूछता है इल्बर्ट विल विवाद का। 1883 ईस्वी इल्बर्ट ने लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल थे एक बिल पेश किया, और यह अधिनियम आपका नहीं बन पाता है, फिर इसमें संशोधन करना पड़ता है, और यही विद्रोह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और जब यह अधिनियम पारित नहीं हो पाता तब लॉर्ड रिपन समय से पहले इस्तीफा देते हैं और अपने देश
चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये श्वेत विद्रोह हुआ। मित्रों, हमने आपको कोशिश किया कि अच्छे ढंग से क्रमबद्ध तरीके से ऐसे भी किसी पॉइंट को आप पढ़िए तो आपको याद भी रहेगा, पढ़ाने की कोशिश किए। यदि आपको पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम इसी समय पर उपस्थित होंगे। नमस्कार।